ईरान युद्ध को लेकर आज संसद परिसर में सर्वदलीय बैठक हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई इस बैठक के दौरान गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर समेत कई केंद्रीय मंत्री मौजूद थे। बैठक के दौरान सरकार ने बताया कि देश में पेट्रोलियम उत्पादों की कोई किल्लत नहीं है। सरकार ने यह भी बताया कि हॉर्मुज संकट के बीच भारत के 4 जहाज वहां से निकल चुके हैं और 5 जहाज और भारत पहुंच सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक अमेरिका ईरान के बीच पाकिस्तान की मध्यस्थता पर सरकार ने कहा कि पाकिस्तान 1981 से ऐसा कर रहा है। अमेरिका ने लंबे समय से पाकिस्तान को ईरान के साथ बातचीत में लगा रखा है। विदेश मंत्री ने कहा कि हम पाकिस्तान की तरह बिचौलिए का काम नहीं करते। पेट्रोलियम मंत्रालय ने आज गैस कनेक्शन के मुद्दे पर एक बड़ी घोषणा की है। इसके मुताबिक जिन क्षेत्रों में पीएनजी की पाइपलाइन है, वहां ग्राहकों को एलपीजी छोड़कर पीएनजी कनेक्शन लेना होगा। इस बाबत सरकार ने आदेश जारी कर दिया है और अगले 3 महीनों के अंदर पीएनजी कनेक्शन से जुड़ी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। सरकार का कहना है कि एलपीजी के लिए दूसरे देशों पर ज्यादा निर्भर रहना पड़ता है, इसलिए पीएनजी को बढ़ावा देना आवश्यक है। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने होटल और रेस्टोरेंट्स में एलपीजी चार्ज को लेकर बड़ा फैसला लिया है। प्राधिकरण ने कहा कि होटल और रेस्टोरेंट में खाने के साथ एलपीजी चार्ज जोड़ना सही नहीं है। दरअसल पिछले कुछ दिनों में ऐसे मामले सामने आए थे जहां कुछ रेस्टोरेंट्स में गैस की कीमत की आड़ में एलपीजी चार्ज लिया जा रहा था। उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने साफ कर दिया कि ग्राहक ऐसा कोई चार्ज देने के लिए बाध्य नहीं है। अगर चार्ज लिया जाता है तो ग्राहक उपभोक्ता फोरम में शिकायत भी कर सकते हैं। ईरान युद्ध के बीच आज सोने और चांदी के दाम में एक बार फिर इजाफा देखने को मिला। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार आज सोने की कीमत में 6,000 रुपए की बढ़ोतरी हुई और 10 ग्राम सोना लगभग 1,46,000 रुपए पर पहुंच गया। दूसरी तरफ चांदी के दाम में करीब 10,000 रुपए की बढ़ोतरी हुई। 1 किलोग्राम चांदी आज 2,35,000 के भाव पर पहुंच गई। अमेरिका और ईरान को लेकर पाकिस्तानी मध्यस्थता के ऑफर के बीच आज भारत में ईरान के राजदूत मोहम्मद फतह ने एक अहम बयान दिया। फतह ने कहा कि भारत के अमेरिका, इजरायल और ईरान से बेहतर रिश्ते रहे हैं। इन समीकरणों के चलते शांति स्थापित करने में भारत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इससे पहले 24 मार्च को प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच बातचीत हुई थी। आखिर ईरान को पाकिस्तान पर भरोसा क्यों नहीं रहा? आज डीएनए में हम इस मुद्दे का भी विश्लेषण करेंगे। रामनवमी पर उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने 2 दिनों की छुट्टियों की घोषणा की है। पहले 26 मार्च की छुट्टी का ऐलान किया गया था। अब 27 मार्च को भी रामनवमी की छुट्टी की घोषणा कर दी गई है। यूपी सरकार ने कहा है कि रामनवमी के उपलक्ष्य पर मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रहेगी। इसी वजह से 2 दिन की छुट्टियों का ऐलान किया गया। डीएनए मित्रों, पिछले 26 दिन से मिडिल ईस्ट के युद्ध ने वैसे तो दुनिया के लगभग सभी देशों पर असर डाला है और इस कारण पूरी दुनिया में इमरजेंसी के हालात बनते दिख रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि अब तेल के संकट से निपटने के लिए औपचारिक रूप से इमरजेंसी का ऐलान किया जा रहा है। ईरान युद्ध के कारण जो हालात बने हैं उसकी वजह से फिलीपींस को नेशनल एनर्जी इमरजेंसी का ऐलान करना पड़ा। ऐसा करने वाला वो दुनिया का पहला देश बन गया है। फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस ने ऊर्जा आपातकाल की घोषणा करते हुए कहा कि यह कदम देश को अंधेरे में डूबने से बचाने और जनता को बिजली के आसमान छूती कीमतों से राहत देने के लिए उठाया गया। डीएनए मित्रों, फिलीपींस में यह आपातकाल अगले 1 साल तक लागू रहेगा। राष्ट्रपति चाहें तो इसे और बढ़ा सकते हैं या बीच में भी हटा सकते हैं। युद्ध के समय आपातकाल लगना आम बात है, लेकिन यह उन देशों में लगाया जाता है जो युद्ध में शामिल होते हैं। लेकिन फिलीपींस का इस युद्ध से कोई लेना देना नहीं है। ईरान की राजधानी तेहरान से फिलीपींस की राजधानी मनीला लगभग 7,000 किलोमीटर दूर है। एशिया पैसिफिक में अमेरिका का सबसे करीबी देश होने के बावजूद फिलीपींस युद्ध में किसी भी तरीके से शामिल नहीं है, लेकिन इसके बावजूद उसे आपातकाल लगाना पड़ा है। जिस तरह से ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट की नाकेबंदी कर रखी है, जिस तरह से खाड़ी देशों के ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पर ईरान ने हमले किए हैं, उससे फिलीपींस ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों में ऐसे ही हालात बनने वाले हैं। युद्ध के पहले दिन से डीएनए में हम आपको बताते रहे हैं, यह एक ऐसा युद्ध है जिसमें मिसाइल की चपेट में भले ही कुछ देश आएंगे, लेकिन आर्थिक मार की चपेट में, उसके लपेटे में पूरी दुनिया आएगी। कोई भी इससे बच नहीं पाएगा। हो भी यही रहा है। 26 दिनों के बाद ही दुनिया आपात स्थिति में कैसे आ गई, ये जानने से पहले आपको पता होना चाहिए कि फिलीपींस में ऐसे हालात क्यों बने। एनर्जी इमरजेंसी के मायने क्या हैं, दुनिया में कब कब एनर्जी इमरजेंसी लगी है। मित्रों, फिलीपींस अपनी जरूरत का 98% तेल खाड़ी देशों से आयात करता है, 98%। लेकिन हॉर्मुज स्ट्रेट बंद होने के बाद वहां तेल की सप्लाई काफी कम हो गई है।
खरीद की लागत बढ़ने की वजह से वहां पेट्रोल डीजल की कीमत दोगुनी हो चुकी है। यानी पहले ही लोगों पर महंगाई का बोझ डाला जा चुका है और अब इमरजेंसी का ऐलान भी कर दिया गया है। फिलीपींस वो देश है जिसने युद्ध की शुरुआत होते ही ईंधन बचाने के मकसद से सरकारी कर्मचारियों के लिए 4 दिन का हफ्ता कर दिया था, लेकिन इसके बावजूद संकट बढ़ता गया। अब इमरजेंसी लगानी पड़ी। उधर तेल की बढ़ती कीमत से नाराज ट्रांसपोर्ट वर्कर्स और टैक्सी यूनियन ने 2 दिनों की हड़ताल का ऐलान किया है, लेकिन एनर्जी इमरजेंसी की वजह से हड़ताल करने वालों पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। फिलीपींस में ईंधन की कमी सिर्फ गाड़ियों के लिए नहीं है, बल्कि जेट फ्यूल की भी भारी किल्लत है। कई देशों ने फिलीपींस की एयरलाइंस से कह दिया है कि वो उन्हें जेट फ्यूल नहीं मुहैया कराएंगे। इसकी वजह से फिलीपींस आने वाली उड़ानें आने और जाने का फ्यूल लेकर अब आ रही हैं। इसकी वजह से उड़ानों की संख्या में कटौती करनी पड़ी है। एनर्जी इमरजेंसी लगने के बाद उड़ानों को लेकर अनिश्चितता और बढ़ गई है। इससे फिलीपींस के हवाई अड्डों पर भीड़ बढ़ गई है। लोगों को डर है कहीं उनकी फ्लाइट कैंसिल ना हो जाए। अब आपको यह भी जानना चाहिए कि एनर्जी इमरजेंसी लगाने का मतलब क्या है। डीएनए मित्रों, एनर्जी इमरजेंसी सरकार को तेल संकट से निपटने के लिए एक्स्ट्रा पावर देने वाला कानूनी हथियार है। इसमें सरकार को सीधे तेल खरीदने का अधिकार होता है। इसके लिए लंबी प्रक्रिया की जरूरत नहीं होती। सरकार एडवांस पेमेंट भी कर सकती है। ऊर्जा विभाग को ईंधन की आवाजाही, आपूर्ति और वितरण पर नियंत्रण का पूरा अधिकार हो जाता है। जमाखोरी, मुनाफाखोरी और सप्लाई में हेराफेरी करने पर कड़ी कार्रवाई होती है। ऊर्जा बचाने पर सख्ती से जोर दिया जाता है। फिलीपींस में आपातकाल लगने के बाद राष्ट्रपति के आदेश पर एक कमेटी बनाई गई जो ईंधन, अनाज और दवा समेत सभी जरूरी सामानों के वितरण पर नजर रखेगी। डीएनए मित्रों, ईंधन के साथ साथ फिलीपींस में बिजली की सप्लाई पर भी गंभीर खतरा है। इससे निपटने के लिए फिलीपींस सरकार ने कोयले से चलने वाले पावर प्लांट पर निर्भरता बढ़ाने का फैसला लिया है। फिलहाल फिलीपींस में 60% बिजली का उत्पादन कोयले से होता है, लेकिन इसे अब और बढ़ाने की तैयारी है ताकि युद्ध का असर बिजली सप्लाई पर ना पड़े। दुनिया प्रदूषण से निपटने के लिए कोयला से मिलने वाली बिजली का इस्तेमाल बंद करने में लगी है, लेकिन युद्ध ने गैस की सप्लाई को इस तरह चरमरा दिया है कि बिजली के लिए एक बार फिर कोयले का सहारा लेना पड़ रहा है। इससे प्रदूषण के खिलाफ दुनिया का अभियान कमजोर होगा। इसका असर लंबे समय तक दुनिया को भुगतना भी पड़ेगा। अब आपको यह भी जानना चाहिए कि दुनिया में कब कब एनर्जी इमरजेंसी लगी है। पहली बार एनर्जी इमरजेंसी 1973-74 में लगी थी। उस समय अरब इजराइल युद्ध के दौरान इजराइल का समर्थन करने के फैसले के विरोध में तेल निर्यातक देशों ने अमेरिका और दूसरे पश्चिमी देशों पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसी संकट की वजह से इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की स्थापना हुई थी, लेकिन एनर्जी एजेंसी की स्थापना के बाद भी ऐसे हालात बने। 1991 में कुवैत पर इराक के हमले के जवाब में अमेरिका के नेतृत्व में चले सैन्य अभियान के दौरान भी तेल का संकट खड़ा हुआ। 2005 में अमेरिका में आए कटरीना तूफान की वजह से तेल का आपातकाल लगा। 2011 में अफ्रीकी देश लीबिया में नेटो के अभियान की वजह से ऊर्जा संकट पैदा हुआ। 2022 में रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध की वजह से तेल का आपातकाल लगा और इस बार ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल के हमले की वजह से यह स्थिति पैदा हुई जो सबसे गंभीर है। 2005 के संकट को छोड़ दें तो हर एनर्जी इमरजेंसी का संबंध युद्ध या लड़ाई से ही रहा है। यानी युद्ध दुनिया में एनर्जी इमरजेंसी का सबसे बड़ा कारण रहा है। डीएनए मित्रों, ब्रिटिश लेखक और इतिहासकार जेम्स बूचन ने 2006 में अपनी एक किताब में पेट्रोलियम के महत्व के बारे में लिखा है कि एक सदी पहले तक पेट्रोलियम एक मामूली सामान था, लेकिन आज यह मानव अस्तित्व के लिए पानी की तरह जरूरी है। पेट्रोल डीजल की इसी जरूरत की वजह से दुनिया में एनर्जी इमरजेंसी के हालात बन गए हैं। मिडिल ईस्ट के महायुद्ध की वजह से फिलीपींस पहला देश बन गया है जिसने इमरजेंसी का ऐलान किया है, लेकिन अगर युद्ध इसी तरह चलता रहा तो आने वाले दिनों में इसी तरीके के हालात कई दूसरे देशों में बनेंगे। यहां तक कि युद्ध खत्म होने के बाद भी दुनिया को इसके असर से अछूता रहना मुश्किल है। मित्रों, तेल संकट की वजह से जो स्थिति बनी है उसमें म्यांमार, कंबोडिया, वियतनाम, श्रीलंका, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों में भी हालात बिगड़ रहे हैं। ये वो देश हैं जो तेल के आयात पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं। खाड़ी देशों से इनका आयात बहुत ज्यादा है, लेकिन हॉर्मुज स्ट्रेट बंद होने पर इन देशों में तेल की सप्लाई काफी कम हो गई है। इन देशों में तेल की कमी से जूझने के लिए कहीं यूनिवर्सिटी में छुट्टी की जा रही है तो कहीं वर्क फ्रॉम होम को अनिवार्य बना दिया गया है। कहीं हफ्ते में 1 दिन की एक्स्ट्रा छुट्टी दी जा रही है तो कहीं ऑनलाइन क्लास चल रही है। इन सख्त उपायों को सुनकर आपको कोरोना के दौरान लगे लॉकडाउन की याद आ रही होगी,
तब महामारी से बचने के लिए लॉकडाउन लगाया गया था, लेकिन अब आर्थिक महामारी से बचने के उपाय किए जा रहे हैं। ये उन देशों का हाल है जिनकी अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं है, लेकिन युद्ध के आर्थिक असर से अमीर देश भी नहीं बचे हैं। यूरोप के देश भी इस समय एनर्जी इमरजेंसी से जूझ रहे हैं। आपको जानना चाहिए कि यूरोप पर इस युद्ध का क्या असर हुआ है। डीएनए मित्रों, यूरोपीय देशों में पेट्रोल डीजल के दाम में 34% तक की बढ़ोतरी हुई है। डीजल की कमी से ट्रांसपोर्ट और उद्योग प्रभावित हो रहे हैं। प्राकृतिक गैस का दाम 2 गुने से भी ज्यादा हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद सप्लाई में दिक्कत है। पूर्वी यूरोप और इटली में बिजली की कीमत में बढ़ोतरी हुई है। यूरोपीय देश बिजली उत्पादन के लिए प्राकृतिक गैस पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं। गैस की कीमत में बढ़ोतरी का असर बिजली के दाम पर भी पड़ रहा है। ब्रिटेन में महंगाई 5% से ज्यादा होने की आशंका जताई जा रही है। युद्ध के पहले 10 दिनों में यूरोप के टैक्स पेयर्स पर 3 अरब यूरो यानी लगभग 325 अरब रुपए का बोझ पड़ा है। यह स्थिति उस वक्त है जब यूरोपीय देश युद्ध में शामिल नहीं है, यानी हथियार पर उनका खर्च नहीं हो रहा। अगर युद्ध में उतर भी गए तो खर्च कई गुना बढ़ जाएगा। यह स्थिति उस वक्त है जब यूक्रेन युद्ध की वजह से यूरोप के कई देश पहले से प्रभावित थे। अब ईरान युद्ध ने यूरोप की दिक्कतें और बढ़ा दी हैं। एशिया के कुछ देशों की तरह सेंट्रल यूरोप के देश स्लोवानिया में भी ईंधन की किल्लत हो गई है। इसी वजह से वहां ईंधन की राशनिंग शुरू कर दी गई है, यानी तय मात्रा से ज्यादा ईंधन नहीं दिया जा रहा है। डीएनए मित्रों, युद्ध के असर से अमेरिका के लोग भी नहीं बचे हैं। अमेरिका तक ईरान की मिसाइल और ड्रोन भले ही नहीं पहुंच रहे हो, लेकिन वहां महंगाई का बम फूट रहा है। युद्ध शुरू होने से पहले की तुलना में अमेरिका में गैस की कीमत में लगभग 32% की बढ़ोतरी हुई है। एक औसत अमेरिकी परिवार पर $740 का अतिरिक्त बोझ पड़ा है। घरेलू उत्पादन ज्यादा होने की वजह से एशिया और यूरोप की तुलना में अमेरिका बेहतर स्थिति में जरूर है, लेकिन महंगाई के कारण वहां के लोग परेशान हैं। ट्रंप भले ही युद्ध में भी मुनाफा कमा रहे हो, लेकिन अमेरिका के आम लोगों को युद्ध का आर्थिक बोझ उठाना पड़ रहा है। मित्रों, स्कॉटिश दार्शनिक और आधुनिक अर्थशास्त्र के पिता कहे जाने वाले एडम स्मिथ ने कहा है कि युद्ध उत्पादन और व्यापार का सबसे बड़ा दुश्मन है। ईरान वॉर ने एडम स्मिथ के वाक्य को सही साबित किया। किसी भी देश के विकास में उत्पादन और व्यापार की प्रमुख भूमिका होती है। ईरान वॉर ने सबसे ज्यादा नुकसान उत्पादन और व्यापार को ही पहुंचाया है। यह नुकसान सिर्फ मिडिल ईस्ट तक नहीं है, नुकसान पूरी दुनिया का है। समझिए, बमबारी और बारूदी हमले से मिडिल ईस्ट के कई देशों का इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद हो गया। इससे इन देशों को कितना नुकसान हुआ, यह आपको आगे विस्तार से जानना चाहिए। वॉर के कारण तेल की सप्लाई थम गई, कच्चे तेल के दाम बढ़ गए। इसका असर वॉर जोन से बाहर भी पड़ रहा है। कच्चा तेल महंगा होने से कैसे दुनिया के कई देश आर्थिक बर्बादी की कगार पर पहुंच गए हैं, इस पर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। यानी जो देश वॉर जोन में है वो बारूदी विध्वंस के कारण तबाही झेल रहे हैं, वहीं जो देश वॉर जोन से दूर है उन्हें कच्चे तेल की बढ़ती कीमत आर्थिक तौर पर बर्बाद कर रही है। मित्रों, आर्थिक तबाही की पूरी तस्वीर को एक एक करके आप समझ लेते हैं। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री जे.एम. कीन्स ने कहा है कि युद्ध की कीमत सिर्फ पैसे में नहीं, आर्थिक स्थिरता के विनाश में भी चुकाई जाती है। अब गौर से सुनिए और समझिए कि वो कौन से देश हैं जो युद्ध की कीमत आर्थिक विनाश के तौर पर चुका रहे हैं। मित्रों, दुनिया को ग्लोबल विलेज कहा जाता है। इस संकट का असर आप और हम सभी पर पड़ना है। इसलिए अब जो हम जानकारी आपसे शेयर कर रहे हैं उसे बहुत ही ध्यान से सुनिए और समझिए। सबसे ज्यादा नुकसान वाली लिस्ट में सबसे ऊपर है ईरान युद्ध। ईरान की जीडीपी को करीब 20% तक नुकसान पहुंचा है। भारतीय रुपए में यह नुकसान करीब 15 लाख करोड़ रुपए का है। आसानी से समझने के लिए हम कह सकते हैं कि 26 दिन वॉर में ईरान को जो नुकसान पहुंचा है वो भारत के रक्षा मंत्रालय के 2 साल के बजट के बराबर है। ईरान का बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया है। 26 दिन के युद्ध में ईरान में जितनी तबाही हुई है उसकी भरपाई में ईरान को 5 साल से ज्यादा का समय लग सकता है। युद्ध में दूसरा सबसे बड़ा नुकसान कतर को हुआ है। कतर की जीडीपी को करीब 14% का नुकसान हुआ है। सबसे बड़े एलएनजी सप्लायर देश में एलएनजी का उत्पादन करीब ठप है। भारतीय रुपए में कतर का नुकसान करीब 8 लाख करोड़ रुपए का हुआ है। कतर को इस नुकसान की भरपाई करने में 5 साल का समय लग सकता है। भारतीय संदर्भ में कतर का नुकसान इतना है कि इससे भारतीय सेना की 1 साल की सैलरी, पेंशन, हथियार खरीद और आधुनिकीकरण के खर्च को पूरा किया जा सकता है। युद्ध से कुवैत की जीडीपी को करीब 14% का झटका लगने की आशंका है।
भारतीय रुपए में यह नुकसान करीब 5 लाख करोड़ का है। अगर कुवैत में तेल का उत्पादन युद्ध से पहले वाले स्तर पर पहुंच जाए तब भी इस नुकसान की भरपाई के लिए कुवैत को 1 साल का समय लगेगा। 26 दिन में कुवैत को जो नुकसान हुआ वो भारत में शिक्षा और स्वास्थ्य मंत्रालय का साल भर का बजट है। युद्ध से इजराइल की जीडीपी को करीब 9% का नुकसान पहुंचने की आशंका है। इसे रुपए में देखें तो यह नुकसान करीब 6 लाख करोड़ का है। इजराइल को इस आर्थिक नुकसान से बाहर निकलने में 1 साल का वक्त लग सकता है। इस नुकसान से भारत के कृषि और स्वास्थ्य मंत्रालय का साल भर का खर्च पूरा किया जा सकता है। वॉर जोन में मौजूद सऊदी अरब की जीडीपी को ईरान के हमले से करीब 3% यानी करीब 4 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है। सऊदी अरब को नुकसान की भरपाई में 2 साल तक का समय लग सकता है। सऊदी अरब को जो नुकसान हुआ है उससे भारत में स्कूल, कॉलेज, अस्पताल और किसान योजनाओं को 1 साल तक फंड किया जा सकता है। मित्रों, ये वो देश है जो वॉर जोन में है। लड़ाई के कारण इनके ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा है। ऑयल प्रोडक्शन और निर्यात ठप हो गया है। इनकी पूरी अर्थव्यवस्था तेल और गैस पर आधारित है, इसलिए इनका नुकसान बड़ा है। ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर मरम्मत करने और फिर उत्पादन शुरू करने में समय लगेगा, इसलिए नुकसान की भरपाई में इन देशों को 1 से 2 साल का समय लग सकता है। इन देशों को 26 दिन में करीब 41 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। यह भारत के मौजूदा बजट के लगभग 80% के बराबर है। चीन के प्रसिद्ध विद्वान और युद्ध रणनीतिकार सन त्सू ने कहा है कि लंबे युद्ध से किसी देश को लाभ होने का कोई उदाहरण नहीं है। ईरान युद्ध के अभी 26 दिन हुए हैं। बेशक ये रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध की तुलना में बहुत कम है, लेकिन इस युद्ध का नुकसान बहुत व्यापक है। जो देश वॉर जोन से बहुत दूर हैं, उन पर भी युद्ध की मार पड़ी है। वजह है महंगा तेल। दुनिया के ज्यादातर देश तेल आयात करते हैं। युद्ध के कारण तेल महंगा हुआ है, इसीलिए कई देशों का अर्थतंत्र तबाह हो गया है। अब हम आपको उन देशों के बारे में जानकारी दे रहे हैं जो मिडिल ईस्ट की जंग में पक्षकार नहीं है, लेकिन लड़ाई ने इन देशों को गहरी चोट दी है। मित्रों, कंबोडिया अपनी जरूरत का 100% तेल आयात करता है। ईरान वॉर के कारण क्रूड के दाम बढ़े, कंबोडिया का तेल आयात बिल भी बढ़ चुका है। इसकी वजह से यहां जीडीपी 3% तक गिरने की आशंका है। यहां तेल के दाम करीब 68% तक बढ़े हैं। इस ऑयल वाली स्ट्राइक से कंबोडिया में ऐसी आर्थिक तबाही हुई कि इससे बाहर निकलने में 2 साल का समय लग सकता है। वियतनाम भी अपनी जरूरत का आधे से ज्यादा तेल आयात करता है। यहां तेल के दाम 50% तक बढ़ गए हैं। तेल संकट के कारण वियतनाम की जीडीपी 1% तक घट सकती है। इसे रिकवर करने में वियतनाम को 1.5 साल का समय लग सकता है। नाइजीरिया कच्चे तेल का निर्यातक देश है, लेकिन उसके पास रिफाइनरी की क्षमता नहीं है, इसलिए नाइजीरिया की जीडीपी भी करीब 2% तक घट सकती है। यहां तेल के दाम 35% तक बढ़े हैं। नुकसान की भरपाई में नाइजीरिया को 2 साल का समय लग सकता है। लाओस पहले से ही चीन के कर्ज में डूबा है। संकट के कारण यहां तेल के दाम करीब 33% तक बढ़े हैं। तेल आयात के बढ़ते खर्च से लाओस की जीडीपी 3% तक गिर सकती है। इस घाटे को पूरा करने में लाओस को 3 साल का समय लग सकता है। हमारा पड़ोसी बांग्लादेश अपनी जरूरत का 95% तेल आयात करता है। क्रूड महंगा होने के कारण बांग्लादेश का तेल आयात खर्च करीब 40% तक बढ़ सकता है। इससे बांग्लादेश की जीडीपी करीब 3% तक गिर सकती है। बांग्लादेश को ट्रैक पर लौटने में 2 साल का समय लग सकता है। मित्रों, समझिए, युद्ध से नुकसान सिर्फ उन देशों का नहीं हो रहा जो इसमें शामिल है या पक्ष में है। विध्वंसक जंग से तबाही की आग में वो देश भी झुलस रहे हैं जो इसमें शामिल नहीं है। संकट वैश्विक है। आज युद्ध खत्म हो जाए तब भी दुनिया को इससे उभरने में 2 साल का समय लगेगा। जंग रुकने के बाद महंगाई की मार भी परेशान करेगी। आज पूरी दुनिया एक दूसरे से जुड़ी हुई है, इसीलिए इसका असर हमारे ऊपर भी पड़ेगा। बेशक हमारे ऊपर इस असर की मात्रा दूसरे देशों के मुकाबले कम हो। युद्ध की इसी तबाही वाली विभीषिका को देखते हुए प्रसिद्ध अमेरिकी नागरिक अधिकार कार्यकर्ता मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने कहा था कि युद्ध शांतिपूर्ण भविष्य गढ़ने का खराब साधन है। मित्रों, वैश्वीकरण के कारण किसी भी संकट का असर पूरी दुनिया पर पड़ता है और यही इस समय हो भी रहा है। ईरान वॉर के कारण आज अगर दुनिया के अलग अलग देशों में तेल संकट शुरू हुआ
तो भारत भी अछूता नहीं रहने वाला। इस बारे में प्रधानमंत्री मोदी खुद संसद से देश को आगाह कर चुके हैं। आज सरकार ने इस पर सर्वदलीय बैठक भी की। जाहिर सी बात है कि स्थिति गंभीर है। ऐसे में सतर्कता आवश्यक है, लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं कि कुकर, बाल्टी, कनस्तर लेकर पेट्रोल भरवाने की कोशिश की जाए। कुछ जगहों पर लोग यही कर रहे हैं। कई जगह पेट्रोल पंप पर लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। पेट्रोल भरवाने के लिए लोग आपस में भिड़ रहे हैं। कहीं पेट्रोल पंप वालों ने बोर्ड लगा दिया है, कहीं जमाखोरी हो रही है, तो कहीं पेट्रोल पंप पर ग्राहक ही नहीं है। आज हमारे संवाददाताओं ने देश के अलग अलग शहरों में इस पूरे मामले की पड़ताल की। ये जानने की कोशिश की कि देश में ईंधन की स्थिति क्या है। क्या हमारे देश में भी पेट्रोल, डीजल या गैस की कमी होनी शुरू हो गई है, या फिर अफवाहबाजों ने फिर से माहौल को बिगाड़ने की कोशिश शुरू कर दी है। अब हम इस सच को डिकोड करेंगे। मित्रों, बिल गेट्स ने कहा था, किसी भी स्थान पर उत्पन्न संकट पूरी दुनिया के लिए खतरा बन सकता है। कई देशों में तो इसका असर दिखना शुरू हो भी गया है। लेकिन मित्रों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को आश्वस्त किया है कि लोगों पर ईंधन संकट आने नहीं दिया जाएगा। इसके लिए सरकार रणनीति बना रही है। आज ऑल पार्टी मीटिंग भी हुई। सरकार ने बताया कि क्या क्या वैकल्पिक व्यवस्था हो रही है। लेकिन जो धैर्यहीन लोग हैं, वो पेट्रोल पंप पर लंबी लंबी लाइन लगाकर खड़े हो रहे हैं। गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, यूपी हो या फिर तेलंगाना या महाराष्ट्र, हर जगह लोग तेल भरवाने के लिए गाड़ी लेकर पहुंच गए। हम आपको दिखाते हैं कि अलग अलग शहरों में किस तरह अफवाह ने पेट्रोल पंप पर लोगों की भीड़ लगा दी। पेट्रोल पंप पे लोगों की बहुत बड़ी रश हुआ वो दिख रहे हैं। हम देख सकते हैं लंबी की लंबी कतारें हुए लगी हुई है। सवेरे तड़के से लोग यहाँ पे लाइन में लगे, रात में भी देर तक लोग पेट्रोल पंप पे थे। आप किस लिए पहुंचे और सोशल मीडिया पे कुछ मैसेज पढ़ के पहुंचे? सोशल मीडिया पे मैसेज पढ़ा मैंने और इसलिए आया। मैं पेट्रोल पंप पे जाके आया और क्या समस्या है, दिक्कत आ रही है? मैं तो 2-3 पेट्रोल पंप पे जाके आया, रात को भी गया, पर बंद ही थे पेट्रोल पंप और बहुत ज्यादा भीड़ थी। कोल्हापुर शहर में भी हम देखते हैं कि पेट्रोल और डीजल को लेकर यहाँ पर कतार जो लोगों की लगी है, भीड़ लगी है। भारी मात्रा में लोग यहाँ पर पेट्रोल डीजल डालवाने के लिए आए हैं। लाइन लगी है क्योंकि लोगों के मन में एक घबराहट ऐसी हुई कि वहाँ पेट्रोल नहीं मिलेगा तो मैं कहाँ कैसा काम पे जाऊँ। ऐसी कुछ परिस्थिति नहीं है कोल्हापुर में। कोल्हापुर में बहुत पेट्रोल है, बहुत डीजल है, सब सही है, लेकिन ये लोगों को एक भड़काया गया है कि बाबा कुछ मिलने वाला नहीं है। सोचिए, पेट्रोल पंप वाले भी किस तरह ईंधन की कमी वाली अफवाह को हवा दे रहे हैं। कहीं नो स्टॉक का बोर्ड लगा दिया तो कहीं पेट्रोल बिक्री की लिमिट लगा दी गई, जबकि शहर शहर में अधिकारी यह आश्वासन दे रहे हैं कि फिलहाल ईंधन की कोई कमी नहीं है। भोपाल में पेट्रोल पंप एसोसिएशन भी कह रहा है कि 3 महीने का स्टॉक है। पर्याप्त स्टॉक होने के बावजूद पेट्रोल पर लिमिट लगाने वाले भोपाल के पेट्रोल पंप पर अब एक्शन हुआ है। 1000 रुपया सीट कर दूं। 200 पे ज्यादा नहीं जाएंगे। क्यों मना करते हैं? कौन ने मना करा? सब जगह पूरे टाइम फुल मिल रहा तुम लोग को। ये नायरा कंपनी का एक पेट्रोल पंप है। वीडियो सामने आने के बाद जो जिला प्रशासन है उसने यहाँ पर छापामार कार्रवाई की है। ये देखेंगे तो आप पेट्रोल और डीजल को चेक करते नजर आ रहे हैं। ये सील करने की जो कार्रवाई है वो जिला आपूर्ति नियंत्रक जो है वो करते नजर आ रहे हैं। इस वक्त चंद्रभान सिंह मेरे साथ मौजूद है। जांच के बाद आगे क्या कार्रवाई होने वाली है? अभी देख रहे हैं नापतौल विभाग की टीम भी है। हम इसका मेजरमेंट भी लेंगे, इसका और लिटमस पेपर टेस्ट भी करेंगे। इसके अलावा जो जांच होती है इसका वो पूरी जांच करने के बाद कार्रवाई की जाएगी। यदि लगता है कि अनियमितताएं हैं और जो जांच जो शिकायत है सही पाई गई है तो पेट्रोल पंप सील भी किया जाएगा। ये लिमिट लगाने का अर्थ क्या है, इसे समझने के लिए बहुत अधिक माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है। आपदा में मुनाफे का अवसर तलाशने वाले गैंग सक्रिय हैं। मित्रों, इस तरीके के अफवाहबाज गैंग राष्ट्रीय स्तर पर एक्टिव है। उत्तर प्रदेश में ऐसी अफवाह पर भीड़ जमा हो गई। पेट्रोल भरवाने के लिए लोग आपस में लड़ने लगे। सिर्फ पेट्रोल पंप पर ही नहीं, लखनऊ में गैस के लिए भी फिर से लाइनें लगनी शुरू हो गई। दिल्ली और पटना में भी कमोवेश ऐसी ही स्थिति है। हम आपको दिखाते हैं गैस एजेंसी के बाहर क्या हालात है।
लखनऊ में अफवाहों के कारण एक बार फिर से गैस की किल्लत को लेकर लोगों की लाइनें लगने लगी हैं। लोगों को गैस जो है वो नहीं मिल पा रहा है। हालांकि ये गैस की, मैं आपको बताऊं कि गैस की कोई कमी नहीं है, अफवाहों में ना आए, और गैस की पर्याप्त जो आपूर्ति है वो हो रही है, लेकिन उसके बावजूद जो है लोग जो है लाइन में लग रहे हैं। क्या कह रहे हैं? 2 महीना हो गया, देखो 2 महीने हो गए नहीं मिल पा रही है। कहाँ मिली? सर ये बताइए, इनकी गैस 2 महीने हो गए, ये कह रहे हैं बुक नहीं, हाँ क्यों नहीं मिल पा रही? इनकी गैस की केवाईसी नहीं कंप्लीट थी, इसलिए अभी बुकिंग नहीं हुई है। बुकिंग जब होगी तभी गैस मिल पाएगी। आपकी केवाईसी कह रहे हैं कि वो नहीं है। हाँ जी, वो चक्कर मेरे तो दोनों सिलेंडर खाली पड़े, 2 सिलेंडर दोनों खाली। लेकिन नियम तो मानने पड़ेंगे ना, केवाईसी नहीं है इस वजह से गैस नहीं मिल रही। अच्छा। पटना में लोग आज भी कतारों में खड़े हो रहे हैं गैस बुक करने। हालांकि सरकार ने पहले ये 25 दिन किया था, लेकिन बाद में उसको 35 दिन कर दिया है। लेकिन अब जो कतार में लोग देख रहे हैं, सब सिलेंडर की बुकिंग के लिए, जो घरेलू LPG है उसकी बुकिंग के लिए यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। आपका क्या प्रॉब्लम है? गैस लेना है सर। आपने पिछला गैस कब लिया था? क्या लिखा हुआ है? आप 21 मार्च को लिया था। 21 मार्च को आपने गैस लिया, फिर से गैस लेने पहुँच गए? नहीं मिलेगा सर। अभी कहाँ से? अभी आप 21 को ही, आपको 4 दिन पहले आपको गैस 4 दिन पहले गैस मिला है। आप कैसे गैस लेने आ गए? एक बहुत ही प्रचलित कहावत है, कौआ कान ले गया। यही हो रहा है। जिस देश में कभी ना खत्म होने वाले नमक की अफवाह पर लोग कई किलोमीटर की लाइन लगा सकते हैं, वहां ईंधन की कमी के अफवाह पर यह लाइन लगना स्वाभाविक है। मित्रों, हम आपसे आग्रह करना चाहते हैं, या आग्रह करेंगे कि ऐसे अफवाहबाजों से जरूर बचिए। किसी भी क्राइसिस के लिए तैयार रहना अच्छी बात है, लेकिन किसी अफवाहबाज की बातों में आकर आप कई सिलेंडर जमा कर लेते हैं या फिर तेल भरकर रख लेते हैं, यह गलत है। इसका मतलब है कि आप जाने अनजाने में काला बाजारी करने वालों के शिकार हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में ऐसे जमाखोरों पर एक्शन शुरू हो गया है। LPG की कालाबाजारी के खिलाफ 12,732 ठिकानों पर छापेमारी की गई। 185 लोगों पर केस दर्ज हुआ। 16 लोगों को बाकायदा गिरफ्तार किया गया। 4100 से ज्यादा गैस डीलरों की डिलीवरी को मॉनिटर किया जा रहा है, क्योंकि कई लोगों की शिकायत है कि उनके नाम पर बुक करके सिलेंडर बेच दिए जा रहे हैं। कुल मिलाकर हर तरह से सख्ती बढ़ा दी गई है ताकि आम लोगों को किसी तरीके की दिक्कत ना हो, परेशानी कम हो। इसलिए लोगों से कहा गया है कि LPG से PNG पर शिफ्ट हो, क्योंकि ये सस्ती भी है और PNG की कालाबाजारी नहीं हो सकती है। सरकार ने साफ साफ कहा कि तेल की कोई कमी नहीं है। अमेरिका, नॉर्वे, रूस से तेल आयात के विकल्प खुले हैं। भारतीय झंडे वाले टैंकर्स को हॉर्मुज से गुजरने की कूटनीतिक मंजूरी मिल चुकी है। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि इस वक्त सतर्क और सचेत रहने की आवश्यकता है, क्योंकि ईरान वॉर का असर हर किसी पर पड़ना। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा है कि मानवता का धर्म है कि वो दूसरों के दुख में सहभागी बने, ना कि उसे अपने लाभ का साधन बनाए। मित्रों, DNA के कल के संस्करण में हमने आपको बताया था कि कैसे ट्रंप युद्ध की आपदा में मुनाफा कमा रहे। इस खबर पर हम आएंगे, लेकिन उससे पहले जो मैं आपसे बात कर रहा था उस पर जरूर ध्यान दीजिएगा। इस वक्त मुनाफा कमाने में अफवाहबाज गैंग लगा हुआ है देश में। हो सकता है अचानक कोई आपके पास आए और कहे, देखिए तेल खत्म होने वाला है, भर लीजिए, गैस खत्म होने वाली है, जुटा लीजिए गैस। अगर आपके पास इस तरीके की कोई सूचना दे रहा है, आपके शहर में या आप जहां रहते हैं वहां पर जो अधिकारी हैं, इन सब बातों की उनसे एक बार पुष्टि जरूर कीजिए। आपको क्लैरिटी मिलेगी और ये जो लालच करके मुनाफा कमाने की कालाबाजारी हो रही है, इस पर लगाम लग सकेगी। लेकिन देखिए, लालच सिर्फ इन मुनाफाखोरों का नहीं है जो सिलेंडर्स की कालाबाजारी करते हैं। लालच वैश्विक प्रवृत्ति है। भारत में भी एक लालची वर्ग युद्ध की आपदा को आधार बनाकर देश के करोड़ों निवेशकों की गाड़ी कमाई लूट रहा है। एक तो वो है जो सिलेंडर की कालाबाजारी कर रहे हैं, दूसरा एक और खेल कर रहे हैं। शेयर बाजार को शतरंज की बिसात बनाकर आम निवेशकों को मोहरा बनाया जा रहा है। अब हम इसी लालची प्रवृत्ति को डिकोड करेंगे। मित्रों, जब से ईरान वॉर की शुरुआत हुई, आपने गौर किया, भारतीय शेयर बाजार कभी लगातार 2-3 दिन गिरता है, फिर अचानक 2 दिन बढ़ जाता है, फिर 2-3 दिन गिरता है। यानी बाजार किसी एक दिशा में नहीं है। सोचिए, क्या यह शेयर बाजार की स्वाभाविक दिशा है, या जैसे ट्रंप अमेरिकी शेयर बाजार को मैनिपुलेट कर रहे हैं, वैसे ही कुछ लोग भारतीय शेयर बाजार को भी मैनिपुलेट कर रहे हैं? इस सवाल पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आपको बता दें आज भारतीय शेयर बाजार में हुआ क्या। आज सेंसेक्स 1205 अंक की बढ़त के साथ
75,273 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 394 अंक की बढ़त के साथ 23,306 पर बंद हुआ। पिछले 26 दिन में जब शेयर बाजार गिरा तो कहा गया ईरान वॉर का असर है। फिर ऐसा क्या हुआ कि पिछले 2 दिन में शेयर बाजार बढ़ रहा है? ईरान वॉर जारी है। इजराइल और ईरान एक दूसरे पर बारूद बरसा रहे हैं। 24 घंटे पहले पीएम मोदी ने राज्यसभा में कहा था कि ऊर्जा संकट से भारत भी अछूता नहीं है। फिर भारतीय शेयर बाजार में अचानक तेजी क्यों आ गई? क्या यह स्वाभाविक तेजी है या छोटे निवेशकों को फंसाने का ट्रैप है? इसे समझेंगे, लेकिन पहले सुनते हैं आज की तेजी पर एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं। ये जो बाजार में जो पिछले 2 दिनों में तेजी आई है, वो एक तो युद्ध के जो विराम के संकेत जो मिल रहे हैं, जो नेगोशिएशन टेबल पे दोनों पक्ष आने की बातें हो रही है, जो क्रूड में भी एक अच्छी खासी गिरावट देखी है, मुझे लगता है उसका ही नतीजा है कि बाजार में एक वापस से एक अच्छे सेंटिमेंट्स बन के आए। यानी संकट खत्म होने की उम्मीद में मार्केट बढ़ गया। बाजार के बढ़ने का कोई ठोस कारण नहीं है, सिर्फ एक उम्मीद पर बाजार में तेजी आई। मित्रों, यही शतरंज की वो चाल है जिसमें छोटे निवेशकों को मोहरा बनाया जा रहा है। बाजार की भाषा में इसे ट्रैप कहते हैं। कैसे? अब इसे समझ लीजिए। 28 फरवरी यानी ईरान वॉर शुरू होने के बाद अब तक शेयर बाजार 13 दिन गिरकर बंद हुआ है। 13 दिन। सिर्फ 5 दिन बाजार बढ़कर बंद हुआ। युद्ध शुरू होने के बाद से सेंसेक्स करीब 8% और निफ्टी करीब 6% नीचे गिर चुका है। मार्च में हर ट्रेडिंग सेशन में विदेशी निवेशक ने स्टॉक्स बेचे हैं। मार्च के महीने में विदेशी निवेशकों ने करीब 9 लाख करोड़ रुपए के शेयर बेच दिए। अब शतरंज की इस बाजी को समझ लीजिए। इसमें रानी है घरेलू संस्थागत निवेशक, मंत्री हैं विदेशी निवेशक और मोहरा है छोटे निवेशक। हो यह रहा है कि 2 दिन की गिरावट के बाद एक दिन तेजी आती है। आम निवेशक समझता है अब और गिरावट नहीं आएगी, वो खरीदारी करता है। जब रिटेल निवेशक खरीदता है तो बड़े निवेशक बेचते हैं। उसके बाद फिर मार्केट गिरता है, यानी हर 2 दिन बाद आने वाली दिखावटी तेजी में आम निवेशक को फंसा दिया जाता है। जैसे ही आम निवेशक शेयर बाजार में खरीदारी करते हैं, बाजार फिर से गिर जाता है। इस तरह छोटे निवेशकों को फंसाकर कुछ बड़े निवेशक अपना पैसा बना लेते हैं। प्रसिद्ध आर्थिक विशेषज्ञ चार्ली मुंगर ने कहा है कि इंतजार करना निवेशक के लिए बहुत फायदेमंद है। मार्च के महीने में भारतीय शेयर बाजार में यह बात मुनाफाखोरों के लिए सही साबित हुई। भारत में एक औसत निवेशक का पोर्टफोलियो 2 लाख रुपए का है। सोचिए, सिर्फ 2 लाख रुपए। भारत में करीब 22 करोड़ डीमैट अकाउंट्स हैं। करीब 5 करोड़ ही एक्टिव निवेशक हैं। मित्रों, शतरंज की इस विसात को समझने के लिए शेयर बाजार के खिलाड़ियों की ताकत को अब समझ लेते हैं। शेयर बाजार में प्रमोटर यानी कंपनियों के मालिकों की हिस्सेदारी करीब 50% है। हालांकि प्रमोटर बहुत कम ट्रेडिंग करते हैं। विदेशी निवेशकों की हिस्सेदारी करीब 15% है। विदेशी निवेशक थोक में शेयर बाजार में ट्रेडिंग करते हैं। घरेलू संस्थागत निवेशकों का हिस्सा 17% है। म्यूचुअल फंड्स की हिस्सेदारी करीब 9% है। यह भी छोटे निवेशकों का पैसा है। बाजार में सीधे तौर पर ट्रेड करने वाले रिटेल निवेशकों की हिस्सेदारी 9% है। रिटेल निवेशकों की हिस्सेदारी बेशक बाजार में कम है, लेकिन रोजाना की ट्रेडिंग में इनकी हिस्सेदारी करीब 52% होती है। यानी रिटेल निवेशक बाजार के सबसे बड़े भागीदार हैं। सबसे ज्यादा नुकसान इन्हें ही होता है। अब समझिए, पिछले 26 दिन में छोटे निवेशकों को कैसे शतरंज का मोहरा बना दिया गया। 2 से 4 मार्च तक बाजार में गिरावट रही, लेकिन 5 से 6 मार्च बाजार में तेजी आ गई। कहा गया सीजफायर होगा। यही रिटेल निवेशक ने सोचा कि स्टॉक खरीदने का समय आ गया है। छोटे निवेशकों ने खरीदारी कर दी। 7 और 8 मार्च को बाजार बंद थे। 9 मार्च को बाजार खुले तो गिरावट हो गई। 13 मार्च तक हफ्ते में सेंसेक्स 4,355 और निफ्टी 1,299 अंक गिर गया। यानी जिन निवेशकों ने 5 मार्च को खरीदारी की थी, उन्हें बड़ा नुकसान हुआ। 16 और 17 मार्च को फिर शेयर बाजार में तेजी लौटी। अब फिर छोटे निवेशकों ने अच्छा मौका समझकर पैसा लगा दिया, लेकिन उसके बाद मार्केट फिर गिरा। छोटे निवेशकों को फिर नुकसान हुआ। अब फिर अमेरिका ईरान की बातचीत के बहाने से बाजार में तेजी लौटी है। हालांकि बातचीत को लेकर ईरान का रुख सकारात्मक नहीं है। मित्रों, अगर आप भी इसको मौका समझकर निवेश करने की सोच रहे हैं तो यहां हम आपको यह बताना चाहेंगे कि अभी भी विदेशी संस्थागत निवेशकों यानी FII ने बाजार में गिरावट पर दांव लगाया है। वो खेल रहे हैं, शॉर्ट पोजीशन बनाई है। शॉर्ट पोजीशन खरीदने वालों को गिरावट में फायदा होता है।
अब हम आपको एक और दिलचस्प जानकारी दे रहे हैं, इसे ध्यान से सुनिएगा। मार्च के महीने में बड़े निवेशकों ने सारे शेयर नहीं बेचे, कुछ खास सेक्टर्स के शेयर बेचे। बड़े निवेशकों ने सबसे ज्यादा शेयर फाइनेंशियल सेक्टर से जुड़ी कंपनियों को बेचे, जैसे बैंकिंग, एसेट मैनेजमेंट कंपनियां, आईटी सेक्टर की कंपनियों के शेयर बेचे गए। इन कंपनियों की बड़ी आमदनी विदेशी बाजार से होती है। ऑटो सेक्टर की कंपनियों और रियलिटी यानी जमीन जायदाद से जुड़ी कंपनियों के शेयर भी बेचे गए। हालांकि इस गिरावट में भी डिफेंस सेक्टर यानी रक्षा से जुड़े साजो सामान बनाने वाली कंपनियों के शेयर बढ़े हैं। फार्मा यानी दवा बनाने वाली कंपनियों के स्टॉक्स बढ़े हैं। मित्रों, एक्सपर्ट बताते हैं कि शेयर बाजार में किसी का नुकसान ही दूसरे का फायदा है। आपके हमारे जैसे छोटे निवेशक अपनी गाड़ी कमाई का पैसा शेयर बाजार में निवेश करते हैं, इसीलिए जरूरी है कि सोच समझकर निवेश करें, सावधान रहें। जल्दी नहीं खरीदा तो देर हो जाएगी कि मानसिकता से बाहर निकल आइए। मित्रों, दुनिया में तेल और ऊर्जा इमरजेंसी का सायरन बज रहा है। इस संकट के बीच मुनाफाखोर छोटे निवेशकों को फंसाकर मुनाफा कमा रहे हैं। दुनिया एक संकट की तरफ बढ़ रही है जिसका असर लंबे समय तक दिखाई देगा, लेकिन इसका दायरा और ना बढ़े, मिडिल ईस्ट की जंग रुक जाए, इसके लिए वार्ता की कोशिश भी शुरू हुई है। अब हम अमेरिका और ईरान के बीच होने वाली इस वार्ता की शर्तों का विश्लेषण करेंगे, जिनको ईरान तय कर रहा है। 26 दिन के युद्ध के बाद भी ईरान झुकने को तैयार नहीं है। अब अमेरिका को भी समझ में आ गया है, युद्ध करके ईरान को झुकाना इतना आसान नहीं है। इसीलिए अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ईरान से वार्ता के लिए तैयार है। आज आपको जानना चाहिए, अमेरिका ने ईरान के सामने शांति वार्ता की कौन सी 15 शर्तें रखी हैं। ईरान किन शर्तों को मान सकता है और किन शर्तों पर वो बिल्कुल समझौता नहीं करेगा। आज आपको यह भी जानना चाहिए, जिस वक्त वार्ता के जरिए युद्ध खत्म करने की कोशिश हो रही है, अचानक इजराइल ने ईरान के परमाणु प्लांट पर हमला क्यों किया और ईरान ने कुवैत के एयरपोर्ट को क्यों निशाना बनाया। सबसे पहले आपको ईरान के सामने रखी गई अमेरिका की शर्तों और इन्हें मानने के बदले ईरान को मिलने वाली रियायतों के बारे में जानना चाहिए। अमेरिका ने ईरान से कहा है कि वो अपनी 3 परमाणु साइट्स नतांज, इस्फहान और फोर्डो को पूरी तरीके से नष्ट कर दे। ईरान की जमीन पर कोई यूरेनियम संवर्धन ना हो और ईरान के पास जो संवर्धित यूरेनियम स्टॉक है उसे अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी यानी IAEA को सौंप दिया जाए। इसके अलावा ईरान को हमेशा के लिए परमाणु हथियार नहीं बनाने का वादा भी करना पड़ेगा और इसके बदले अमेरिका ईरान के बुशहर में सिविल न्यूक्लियर प्लांट में सहयोग करेगा, जिससे बिजली बनाई जा सकेगी। अमेरिका की शर्त है, ईरान बैलिस्टिक मिसाइल्स की रेंज और संख्या पर सख्त सीमा लगाएगा। मिसाइल कार्यक्रम केवल आत्मरक्षा के लिए हो। अमेरिका की तरफ से ईरान को शर्तें मानने पर सभी आर्थिक प्रतिबंध हटाने का ऑफर भी दिया गया है, यानी ऐसा करने पर ईरान की आर्थिक सुरक्षा तय हो जाएगी। अमेरिका ने ईरान से कहा है वो हिजबुल्लाह, हमास, हूती जैसे प्रॉक्सी को हथियार और पैसे देना पूरी तरह बंद करे। इसके बदले ईरान पर पुराने UN प्रतिबंध को दोबारा लगाने वाले स्नैपबैक खतरे को खत्म किया जाएगा। मित्रों, स्नैपबैक एक ऐसी मैकेनिज्म है जिसके मुताबिक अगर ईरान समझौते का उल्लंघन करता है तो पहले हटाए गए UN प्रतिबंध बिना लंबी प्रक्रिया के तुरंत वापस लग जाएंगे। अब अमेरिका ऑफर दे रहा है, ईरान पर दोबारा प्रतिबंधों का खतरा खत्म हो जाएगा। अमेरिका की एक प्रमुख शर्त है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के रास्ते को ईरान दुनिया के जहाजों के लिए पूरी तरह खुला रखे, जिससे तेल निर्यात बिना रुकावट होता रहे। अगर ईरान इन शर्तों पर राजी होगा तो अमेरिका ईरान के बीच 1 महीने के सीजफायर का ऐलान किया जाएगा, जिससे दोनों पक्ष आगे बातचीत कर पाएंगे। मित्रों, अमेरिका की ज्यादातर शर्तें पुरानी हैं, लेकिन ईरान के लिए इस बार कुछ नए ऑफर शामिल किए गए। आज आपको यह भी जानना चाहिए ईरान किन शर्तों को मान सकता है और किन शर्तों पर समझौते की उम्मीद ना के बराबर है। मित्रों, ईरान परमाणु हथियार नहीं बनाने की शर्त मानने के लिए पहले से तैयार था, लेकिन अपने परमाणु केंद्रों नतांज, इस्फहान और फोर्डो को नष्ट करने के लिए तैयार नहीं होगा, क्योंकि यह उसके लिए आत्मसमर्पण जैसा है। ईरान सिविल न्यूक्लियर सहयोग पर भी राजी हो सकता है, लेकिन ईरान संवर्धित यूरेनियम अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी को सौंपने की शर्त नहीं मानेगा, क्योंकि इससे उसकी सौदेबाजी की ताकत खत्म हो जाएगी। ईरान परमाणु केंद्रों की अंतर्राष्ट्रीय निगरानी के लिए भी तैयार हो सकता है, लेकिन अपनी मौजूदा परमाणु क्षमताओं के विकास को रोकने की शर्त को नहीं मानेगा, क्योंकि इससे उसका वैज्ञानिक और रणनीतिक अधिकार प्रभावित होता है। ईरान को सुरक्षा की गारंटी मिले तो वो प्रॉक्सी संगठनों की मदद बंद कर सकता है, लेकिन ईरान अपने मिसाइल कार्यक्रम को सीमित करने के लिए तैयार नहीं होगा, क्योंकि आज अमेरिका ईरान के सामने वार्ता की टेबल पर बैठने को तैयार है,
तो इसकी बड़ी वजह ईरान की मिसाइल पावर है। मित्रों, ईरान अमेरिका के सामने सरेंडर करने को तैयार नहीं है, इसीलिए वो वार्ता की इन शर्तों को तय करने की स्थिति में भी है। आज आपको अमेरिकी मीडिया की उस रिपोर्ट के बारे में भी जानना चाहिए जिसके मुताबिक ईरान ने अमेरिका को बता दिया कि वो किस वार्ताकार से बात करेगा और किस वार्ताकार से बातचीत करने में उसे कोई दिलचस्पी नहीं है। सोचिए, इतना हमला झेलने के बाद, चारों तरफ से घिरने के बाद, ईरान अभी भी अपनी शर्तों के साथ ट्रंप को कह रहा है कि वो उनके किस वार्ताकार के साथ बात करेगा और किसके साथ नहीं करेगा। इसे आप अमेरिका के वार्ताकारों पर ईरान का वीटो भी कह सकते हैं। इस युद्ध से पहले भी दोनों देशों के बीच समझौते के लिए कई राउंड वार्ता हुई थी। अमेरिका की तरफ से ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर और विशेष दूत स्टीव विटकॉफ प्रमुख वार्ताकार थे, लेकिन अमेरिकी मीडिया के मुताबिक ईरान ने विटकॉफ और कुशनर से वार्ता करने से इनकार कर दिया है। अब ईरान उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को वार्ता के लिए उपयुक्त मान रहा है। आज आपको इसकी वजह भी जाननी चाहिए। मित्रों, अमेरिकी मीडिया के मुताबिक ईरान को लगता है अब तक अमेरिका के साथ वार्ता नाकाम होने की सबसे बड़ी वजह कुशनर और स्टीव विटकॉफ है, क्योंकि वो वार्ता में इजराइल का एजेंडा चलाते हैं। ईरान के नेता विटकॉफ और कुशनर को धोखेबाज भी कह चुके हैं, क्योंकि उनसे चल रही वार्ता के दौरान अमेरिका ने ईरान पर हमला बोल दिया था। ईरान के इस रुख की और क्या वजह है, अब आप ये भी समझ लीजिए। ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर इजराइल के साथ मुस्लिम देशों के अब्राहम अकॉर्ड के मुख्य चेहरे हैं, यानी इजराइल फ्रेंडली पॉलिसी से जुड़े हुए हैं। इसीलिए ईरान ऐसी बातचीत नहीं चाहता जिसमें इजराइल का एजेंडा हावी हो। दूसरी तरफ स्टीव विटकॉफ की डीलिंग का तरीका थोड़ा अलग है। विटकॉफ जल्दी समझौता करने पर जोर देते हैं, लेकिन ईरान को जल्दबाजी या फिर दबाव में होने वाली डील नहीं चाहिए। वो सोच समझकर फैसला करेगा। दूसरी तरफ ईरान में अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को जल्दी युद्ध खत्म करवाने में सक्षम नेता समझ आता है। अब आप इसकी वजह भी समझ लीजिए। जेडी वेंस पहले से ही दुनिया के युद्धों के खिलाफ रहे हैं, यानी उनकी छवि युद्ध विरोधी है। जेडी वेंस पहले भी बयान दे चुके हैं, अमेरिका को ईरान के साथ लंबा युद्ध नहीं लड़ना चाहिए। ईरान मानता है वेंस उपराष्ट्रपति हैं, इसलिए उनकी बात में वजन ज्यादा है। इसलिए भी जेडी वेंस ईरान को ज्यादा विश्वसनीय लगते हैं। इसके अलावा ईरान को लगता है वेंस अपनी बात पर टिके रहेंगे। मित्रों, अमेरिकी मीडिया के मुताबिक इसीलिए ईरान ने संदेश भिजवाया है, अगर बातचीत होगी तो अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के साथ होगी। वो कुशनर या विटकॉफ के साथ बात नहीं करेंगे। हालांकि ईरान की प्रेस टीवी ने एक और बड़ा दावा किया है। प्रेस टीवी के मुताबिक ईरान ने युद्ध खत्म करने और वार्ता शुरू करने के लिए अपनी 5 शर्तें रखी हैं। आज आपको इन शर्तों के बारे में भी पता होना चाहिए। ईरान की पहली शर्त है दुश्मन द्वारा की जा रही आक्रामकता और हत्याओं पर पूरी तरह रोक लगे। ऐसा ठोस तंत्र स्थापित किया जाए जिससे यह सुनिश्चित हो कि ईरान पर फिर से युद्ध नहीं थोपा जाएगा। ईरान ने वार्ता के लिए युद्ध से हुए नुकसान का हर्जाना भी मांगा है। ईरान ने अपने प्रॉक्सी समूह के खिलाफ युद्ध समाप्ति की शर्तें भी रखी हैं। इसके अलावा ईरान चाहता है हॉर्मुज स्ट्रेट पर उसके अधिकार को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता और गारंटी भी मिले। मित्रों, अमेरिका की मीडिया और नेता कुछ और कह रहे हैं, ईरान की मीडिया और नेता कुछ और बातें कर रहे हैं। इससे आप भी समझ सकते हैं मिडिल ईस्ट में युद्ध रोकने वाली वार्ता इस वक्त कितनी अनिश्चित है। वैसे इस वार्ता का भविष्य सिर्फ अमेरिका की शर्तों और ईरान के रुख की वजह से संकट में नहीं है। इस जंग का तीसरा किरदार इजराइल भी है और वही इसको और ज्यादा पेचीदा बना रहा है। आज आपको वार्ता की कोशिशों के बीच संयुक्त राष्ट्र में इजराइल के राजदूत डैनी डैन की बात बहुत ही ध्यान से सुननी चाहिए। मेरी जानकारी के अनुसार पाकिस्तान में इस सप्ताह होने वाली अमेरिका और ईरान के बीच किसी भी बातचीत में इजराइल शामिल नहीं है। इजराइल इस बात के लिए दृढ़ संकल्पित है कि ईरान के पास ना तो परमाणु क्षमता हो और ना ही बैलिस्टिक मिसाइल क्षमता। मित्रों, समझ रहे हैं आप, अमेरिका और ईरान के बीच होने वाली किसी भी वार्ता का हिस्सा इजराइल नहीं है। यानी अगर ईरान और अमेरिका के प्रतिनिधियों की वार्ता फिक्स हो भी गई तो भी इजराइल ईरान में अपने टारगेट को नष्ट करने के लिए बम बरसाता रहेगा। यानी अमेरिका और ईरान वार्ता करेंगे लेकिन इजराइल और ईरान की लड़ाई चलती रहेगी। सोचिए इन परिस्थितियों में वार्ता का भविष्य क्या होगा। इसके अलावा इजराइल ने यह भी कह दिया वो ईरान के परमाणु और मिसाइल कार्यक्रम को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करना चाहता है, जबकि अमेरिका ऊर्जा के लिए ईरान के परमाणु कार्यक्रम में मदद का प्रस्ताव दे रहा है। सबसे हैरान करने वाली बात है, अमेरिका ऊर्जा के लिए ईरान के जिस बुशहर न्यूक्लियर प्लांट में सहयोग देना चाहता है, इजराइल ने उसी न्यूक्लियर प्लांट पर बम और मिसाइलें गिरा दी। इजराइल के F-35 लड़ाकू विमान से लॉन्च की गई मिसाइल ईरान के बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट में गिरी।
ईरान में इस वक्त सिर्फ यही पावर प्लांट काम कर रहा है। इससे पहले 17 मार्च को भी इजराइल ने बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट को निशाना बनाया था। किस्मत से नए हमले में बुशहर के मुख्य रिएक्टर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, क्योंकि रिएक्टर हिट हो जाता तो पूरी फारस की खाड़ी में रेडिएशन फैल सकता था। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने इस हमले के बाद चेतावनी दी है, न्यूक्लियर साइट्स पर हमला बहुत खतरनाक है और दोनों पक्षों को संयम बरतना चाहिए। अब सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या ईरान इजराइल से न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमले का बदला लेगा और यह बदला कितना खतरनाक साबित हो सकता है। इधर ईरान ने भी आज फिर से मिडिल ईस्ट के अमेरिकी सहयोगी कुवैत को निशाना बनाया। ईरान के ड्रोन्स ने कुवैत के एयरपोर्ट पर हमला किया। इस हमले के बाद फ्यूल टैंक में भीषण आग लग गई और उड़ान को भी रोकना पड़ा। तो एक तरफ अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता की शर्तें तय हो रही हैं और दूसरी तरफ इजराइल ईरान के न्यूक्लियर पावर प्लांट्स पर हमला कर रहा है, यानी युद्ध को भड़काने की कोशिश कर रहा है। ये कितना खतरनाक हो सकता था, इसकी जानकारी खुद अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने दी है। अगर इस हमले से रेडिएशन फैलता तो लाखों लोगों पर असर पड़ता और मिडिल ईस्ट में युद्ध से बड़ी मुसीबत शुरू हो जाती। मित्रों, इससे पहले भी इजराइल ने ईरान की पार्स गैस फील्ड को निशाना बनाया, जिसका बदला लेने के लिए ईरान ने इजराइल की न्यूक्लियर सिटी डिमोना पर हमला किया। उस वक्त इजराइल के एयर डिफेंस ने न्यूक्लियर प्लांट की तरफ आ रही मिसाइल को रोक लिया था, लेकिन डिमोना सिटी में 160 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। अब इजराइल ने फिर से ईरान के न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमला किया है। अगर ईरान ने इसके जवाब में इजराइल के न्यूक्लियर प्लांट को निशाना बनाया तो भी बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। लेकिन इजराइल इस न्यूक्लियर इमरजेंसी को लेकर गंभीर नहीं दिख रहा और क्षेत्र में शांति से ज्यादा उसकी दिलचस्पी अपने लक्ष्यों को हासिल करने में दिखाई दे रही है। मित्रों, ईरान न सिर्फ इजराइल और अमेरिका के हर वार का जवाब दे रहा है, बल्कि ईरान के निशाने पर अमेरिका का खासम खास बन चुका फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी आ गया है। ईरान ने किस तरह मुनीर के प्लान को झटका दिया, यह समझने के लिए आपको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आई एक बड़ी खबर बहुत ही ध्यान से देखनी चाहिए। मित्रों, ईरान ने पाकिस्तान के एक व्यापारिक जहाज के हॉर्मुज से निकलने पर पाबंदी लगा दी। इस जहाज का नाम है सेलन। यह जहाज यूएई से तेल लेकर कराची के लिए निकला था, लेकिन इसे हॉर्मुज को पार नहीं करने दिया गया। ईरान की एलीट फोर्स आईआरजीसी ने दलील दी कि पाकिस्तानी जहाज के पास जरूरी दस्तावेज नहीं थे, इसी वजह से पाकिस्तानी जहाज को हॉर्मुज पार नहीं करने दिया गया। मित्रों, ईरान की आईआरजीसी ने दस्तावेजों के आधार पर दलील दी है, लेकिन जिस तरह इस जहाज को रोका गया वो आक्रामक बर्ताव में गिने जाने वाले के लिए काफी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तानी जहाज को आईआरजीसी की अटैक बोट्स यानी हमला करने वाली नाव ने घेर लिया था, यानी शक्ति प्रदर्शन करके पाकिस्तानी जहाज को हॉर्मुज में रोका गया। ईरान के इस कदम ने यह संकेत दे दिया कि मुनीर की साजिशों की भनक ईरान को लग चुकी है। आप सोच रहे होंगे कि कल तक तो पाकिस्तान अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता कराने की बात कर रहा था, आज अचानक ऐसा क्या हो गया कि पाकिस्तान को लेकर ईरान का बर्ताव बदल गया। मित्रों, इस बदलाव को समझने के लिए आपको सबसे पहले वो जाल समझना होगा जो मुनीर ने ईरान के लिए बिछाया है। पाकिस्तान ने मध्यस्थता के लिए जो प्रस्ताव तैयार किया उसमें ट्रंप की सभी शर्तों को स्वीकार कर लिया गया। इस प्रस्ताव में 3 ऐसी शर्तें हैं जिन्हें ईरान किसी भी सूरत में कबूल नहीं कर सकता। पहली शर्त है ईरान के परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह बंद किया जाए। दूसरी शर्त है ईरान को हिजबुल्लाह और हूती जैसे आतंकी गुटों की मदद बंद करनी होगी। तीसरी और सबसे बड़ी शर्त है ईरान को अपने मिसाइल भंडार की संख्या सीमित करनी होगी। 26 दिनों के युद्ध में छोटी और लंबी दूरी की मिसाइल ही ईरान का वो हथियार है जिसके बलबूते अमेरिका और इजराइल के सामने ईरान टिका हुआ है। ईरान को पता है अगर उसने मिसाइल निर्माण की क्षमता सीमित की तो आने वाले समय में अमेरिका और इजराइल दोबारा हमला कर सकते हैं। मुनीर ने जुबानी चाशनी में लपेटकर एक ऐसा प्रस्ताव तैयार किया जिसमें ईरान को नुकसान और अमेरिका को फायदा नजर आता है। पाकिस्तान के लिए ईरान के बदलते बर्ताव की दूसरी बड़ी वजह है शहबाज सरकार की वो कूटनीति जो सेलेक्टिव रही है। 26 दिनों के युद्ध में शहबाज सरकार ने एक बार भी अमेरिका के आक्रामक बर्ताव का विरोध नहीं किया, लेकिन जब मध्यस्थता का क्रेडिट लेने की बात आई तो शहबाज फौरन एक्टिव हो गए। शहबाज शरीफ की अवसरवादिता समझने के लिए आपको 24 घंटे पहले किए गए शहबाज के एक ट्वीट को ध्यान से देखना चाहिए। मित्रों, इस ट्वीट में शहबाज शरीफ ने लिखा है, मिडिल ईस्ट में युद्ध खत्म करने के लिए जो कदम उठाए जा रहे हैं उनका पाकिस्तान स्वागत करता है। अमेरिका और ईरान ने हमारे ऊपर भरोसा जताया है। हम दोनों पक्षों के बीच मध्यस्थता कराने के लिए तैयार हैं ताकि मिडिल ईस्ट में शांति और स्थिरता लौट सके। मित्रों, बार बार बातचीत का जिक्र सिर्फ ट्रंप की जुबान से निकल रहा है। ईरान ने हर बार मौके पर यही दोहराया कि वो अमेरिका के साथ बातचीत नहीं करना चाहता है।
ईरान के इस स्टैंड के बावजूद शहबाज शरीफ ने सार्वजनिक तौर पर यह कह दिया कि ईरान ने बातचीत के लिए पाकिस्तान पर भरोसा जताया है। यह भी एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से पाकिस्तान से ईरान का भरोसा उठ गया है। पाकिस्तान पर आंख मूंद कर भरोसा न करने की एक बड़ी वजह ईरान को लेकर पाकिस्तान का फरेब से भरा इतिहास भी है। अब हम आपको इसी इतिहास के कुछ अहम अध्याय दिखाने जा रहे हैं। मित्रों, वर्ष 1998 में ईरान ने अफगानिस्तान में अहमद शाह मसूद के गुट को समर्थन दिया। दूसरी तरफ तालिबान को पाकिस्तान ने समर्थन दिया। जब तालिबान ने मसूद गुट के इलाकों पर कब्जा किया तो 10 ईरानी राजनयिकों और एक ईरानी पत्रकार को फांसी दे दी गई। पाकिस्तान ने ईरान से लगती सीमा पर जंदुल्ला और जैश उल अदल जैसे आतंकी गुटों को भी मदद देना जारी रखा। ये दोनों गुट ईरान के विरोधी हैं और ईरान की धरती पर आतंकी हमले करते रहे। ये इतिहास है। इजराइल और ईरान के बीच हालिया तनाव के दौरान भी एक ऐसी घटना हुई जिसकी वजह से पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पर ईरान का शक गहरा हो गया। 27 मई 2025 को ईरान के जनरल मोहम्मद बघेरी और मुनीर की रावलपिंडी में मुलाकात हुई। इस मुलाकात के दौरान मुनीर ने एक घड़ी बघेरी को तोहफे में दी। इस मीटिंग के ठीक 16 दिन बाद बघेरी के अड्डे पर इजरायली एयरफोर्स ने बमबारी कर दी। बघेरी की मौत के बाद ये आरोप लग रहे हैं जो घड़ी मुनीर ने गिफ्ट की थी उस घड़ी में एक जीपीएस डिवाइस लगा था। इसी डिवाइस के जरिए बघेरी की लोकेशन पता की गई और फिर बमबारी के जरिए बघेरी का खात्मा कर दिया गया। अब किसी देश और उसके सेना प्रमुख पर ऐसे आरोप लगे तो रिश्तों में खटास आना लाजमी है। सिर्फ ईरान ही नहीं बल्कि इजराइल को भी मुनीर के इरादों पर शक है। और डीएनए में हम आज का संदेश, इंसान को अपना मुंह तभी खोलना चाहिए जब आप जो कहने जा रहे हैं वो मौन से अधिक सुंदर हो। डीएनए में आपको जय हिंद कहने का समय आ गया है। जय हिंद। डीएनए में कल आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, मुस्कुराते रहिए और याद रखिए ये देश सबका है, ये देश हर जाति हर धर्म का है। मित्रों, हम सबका डीएनए एक है। धन्यवाद।